मित्रों नमस्कार। कर्तव्य आईएएस में मैं श्याम आप सभी का स्वागत करता हूं। अरे मित्रों, आपका ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ज्योग्राफी के साथ साथ अन्य विषय इकोनॉमी और हिस्ट्री की भी क्लासेस चल रही हैं। पहला वीडियो आपका गया जो है, काफ़ी बच्चों ने अच्छा रिस्पांस किया, विद्यार्थियों ने, और कईयों ने एडमिशन भी अपना सुनिश्चित कर लिया है। तो आप भी जल्द से जल्द अपने एडमिशन को सुनिश्चित करें। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भर करके अपनी सीट को पहले सुनिश्चित कर लें। तो आइए जो है हम लोग आज ज्योग्राफी के जिस टॉपिक को लेकर के चल रहे थे, जिसमें प्राकृतिक घटनाओं का जिक्र था, फिजिकल ज्योग्राफी का एक छोटा सा पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें ज्वालामुखी पे डिस्कस किया। उस दिन ज्वालामुखी के बारे में हम लोगों ने जाना कि क्या है, क्यों है, उसका क्षेत्र, उसकी स्थितियाँ, उसके बनावट, उसकी संरचना, फिर उससे बनने वाली विभिन्न आकृतियों के बारे में जाना। आज हम लोग जो है समझने का प्रयास करेंगे भूकंप को, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। साथ ही साथ हमारा प्री और मीन्स ये दोनों को कवर करता है। प्री और मीन्स दोनों को कवर करने के कारण ही ये टॉपिक काफ़ी महत्व रखता है हम लोगों को लिए। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में जहाँ तक जो है इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो करंट अफेयर्स यानी समसामयिक घटनाएं हैं, जहाँ तत्काल में घटनाएं घटित हो रही हैं, वो भी हमारे लिए ज़रूरी होती हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं भूकंप को लेकर के। तो भूकंप, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भूकंप है क्या है ये। फिर ये जानेंगे कि भूकंप आता क्यों है, क्यों में कारणों को हम लोग जो है जानेंगे। फिर इसके बाद भूकंप के जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के बारे में जानेंगे कि भूकंप किन किन क्षेत्रों में कहाँ कहाँ पर आता है। फिर उसके बाद जो भूकंप की मापन की प्रणालियाँ हैं, उनको समझेंगे कि भूकंप को हम लोग कैसे अनुमानित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसे बचाव करने की क्या तकनीकी है, कैसे हम लोग जान जाते हैं कि दुनिया के किसी भी क्षेत्र में आए भूकंप को यहीं से बैठे बैठे हम लोग समझ लेते हैं। फिर भूकंप से होने वाला जो प्रभाव है हम लोगों के जीवन पर, इस पर भी लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये एक मेंस के बेसिस और प्री बेसिस से दोनों के लिए जो है हम लोगों के इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, जो एनालिटिकल स्टडी है, यूपीएससी का जो ट्रेंड ही है विश्लेषणात्मक अध्ययन, तो प्री और मेंस दोनों का बस ट्रेंड एक ही है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन के तरीके बदल जाते हैं, उनको भी हम लोग समझने का काम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानें कि भूकंप है क्या। तो भूकंप को आप एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे चित्र एनसीईआरटी के किताब में आपने देखे होंगे कि बहुत सी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर गई हैं, उससे जो है उसके प्रभाव से सुनामी, समुद्री लहरें ऊंची ऊंची उठ रही हैं। और कहीं कहीं पर आप देखे होंगे एनसीईआरटी के चित्र में कि सड़कों में दरारें पड़ गई हैं, ब्रिज गिर गए हैं, तरह तरह के, कहीं पर वाहन ब्रिज के नीचे दबे हुए दिखाई दिए होंगे। आप इस तरह के चैप्टर में वहाँ पर एनसीईआरटी में देखा होगा आपने। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि एनसीईआरटी की स्टडी आपने कर रखी है हम लोगों के क्लास करने से पहले। तो एनसीईआरटी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उससे अच्छा बेसिक कॉन्सेप्ट जो बेस है आपका मजबूत वही करता है। क्योंकि ज्योग्राफी हर विद्यार्थी का ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट नहीं है, हर विद्यार्थी का इंटरमीडिएट में सब्जेक्ट नहीं है। तो जिन विद्यार्थियों का सब्जेक्ट नहीं है तो वो कैसे कवर करेंगे। तो एनसीईआरटी आप क्लास 6 लेकर के इंटरमीडिएट तक के एनसीईआरटी को कवर करें। तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे चित्रों को, तो इसके शब्द से ही लग रहा है भू या अर्थ यानी पृथ्वी, और कंपन अर्थात पृथ्वी का कंपन, कोई हम लोग क्या बोलते हैं, भूकंप। तो बताइए, किसके हाथों में या क्या हम लोगों के बाजों में इतनी ताकत है कि पृथ्वी भी कंपन करा सके? नहीं ना। यही कारण है कि अभी तक की जो अवधारणा रही है वह लेकर के कि यह एक बड़ी प्राकृतिक घटना प्राकृतिक कारणों से ही होती हैं। तो पहले प्राचीन काल में, या फिर हम लोग जब विज्ञान का दौर नहीं था, तो जो भी घटनाएं हुआ करती थी हम लोग दैवी घटना मान लेते थे।
तो चाहे सुनामी हो, भूकंप हो, ज्वालामुखी हो, बड़ी बड़ी दैवी आपदा के रूप में इन्हें हम लोग स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान विज्ञान का दौर बढ़ता गया, वैसे वैसे ये जो है अवधारणा हमारी बदलती चली गई। अब हमारे पास तो इतनी बाजुओं में ताकत नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो हम यानी मानव एक तकनीकी प्राणी है, और इस तकनीकी के दौर में आपके पास बहुत से भौतिक संसाधन इतने बड़े बड़े आ गए हैं कि आप भी भूकंप पैदा करने में सक्षम हो गए हैं। तो आइए इस बात को हम लोग समझेंगे। तो भूकंप अर्थात पृथ्वी का कंपन। तो पृथ्वी का कंपन क्यों, क्या कारण है इसका, क्या रीज़न है इसका कि हमारी पृथ्वी कांप जाए? तो पृथ्वी को कांपना इतना छोटी बात तो है नहीं, है कि नहीं? तो आइए इसको आगे लेकर के चलते हैं। इसमें देखते हैं कि क्या रीज़न है इस भूकंप के। तो पहले जो अवधारणा रही है स्टार्टिंग की, जब ये विषय का जो है स्टडी हम लोग शुरू किए थे, तो बाद में जैसे जैसे तकनीकी का डेवलपमेंट होता गया, वैसे वैसे जो है इसका रीजनेबल जो तरीका है वो भी बदलता चला गया। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो इसमें हम लोग दो तरीके के कारण मानते हैं। एक तो प्राकृतिक कारण, नेचुरली, और दूसरा मानवीय कारण। दूसरा किस प्रकार का कारण हम लोग मानते हैं? मानवीय कारण, या फिर जो हम लोग इसके लिए खुद जिम्मेदार हैं तो हम लोग इस पर जो कर सकते हैं। अब देखिए, जो प्राकृतिक घटनाओं जो इसका रीज़न बनती हैं, उसमें हम लोग शामिल कर लेते हैं ज्वालामुखी को, क्योंकि ज्वालामुखी और भूकंप का, पृथ्वी के कंपन का इतना गहरा संबंध है कि दुनिया में कहीं पर भी, किसी भी स्थान पर अगर ज्वालामुखी घटना घटित होती है तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर भूकंप आएगा इसका। लेकिन ये ध्यान रहे कि जहाँ जहाँ पर भूकंप आए वहाँ पर ज्वालामुखी घटना घटित हो, यह जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके रीज़न और भी हैं। प्लेट परिसंचलन, प्लेटों का परिसंचलन यानी प्लेटों का चलना, प्लेटों का टूटना, और एक छोटा सा कारण हम लोग मान लेते हैं उल्का पिंडों का गिरना। उल्का पिंडों का गिरना, तो ये बहुत छोटा सा रीज़न माना जाता है, क्योंकि ये अमूमन घटना हमेशा नहीं घटित होती है। अब इस समय अभी जो नासा की स्टडी अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है, कुछ दिन पहले की जो रिपोर्ट है नासा की लेटेस्ट स्टडी, वह स्टडी ये कह रही है कि जो चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति है उसमें भी बदलाव हो रहा है, जिसके कारण जो पृथ्वी का घूर्णन है, घूर्णन में परिवर्तन हो रहा है, और इस घूर्णन में परिवर्तन के कारण भी ये घटना घटित हो रही है, यानी भूकंप आ रहे हैं। भी लेटेस्ट स्टडी है, उसको भी हम लोग जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। मानवीय कारणों में अगर देखा जाए तो खनन सबसे बड़ा कारणों में से एक है। फिर आपका जो नाभिकीय परीक्षण है, नाभिकीय परीक्षण, ये भी एक बहुत बड़ा कारण में माना जाता है। फिर जल का संचय करना, जल का संचय, या फिर हम लोग कहें बड़े बांधों का निर्माण, बड़े बांधों का निर्माण अगर हम लोग ये करते हैं तो इससे भी ये घटना घटित होने की संभावना बनी रहती है। तो ये तीन बड़े कारण हैं मानव के, जिससे भूकंप आ सकता है, ये भूकंप के आने की संभावना बनी रहती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसको नोट करते चलेंगे। और अभी तो ये फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट चल रहा है, जिसमें आपको मैपिंग, जो चित्र बनेंगे उस पर ध्यान देना है, जो कॉन्सेप्ट होंगे उस पर ध्यान देना है। बाकी का जो ज्योग्राफी का पार्ट हम लोग एटलस पे डिस्कस करेंगे।
तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरुआत हो चुकी है क्लास के आपके। तो पहला प्राकृतिक कारणों में हम लोग जान लेते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे इन सब का जो है डिवीज़न करते चलेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि कैसे ज्वालामुखी घटना से भूकंप आते हैं, क्या कारण है। अब देखिए, हम लोग समझ चुके हैं कि ज्वालामुखी घटना घटित कैसे होती है, क्या रीज़न है उसके। तो हमने देखा था कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो पृथ्वी की ऊपरी परत है भूपर्पटी, उसके निचले हिस्से में लगातार संवहनी धाराओं के चलने के कारण, उस द्रवी माध्यम के पाए जाने के कारण तथा प्लेटों के खिसकाव से, मैग्मा के निर्माण से जब हाई प्रेशर एनर्जी जनरेट होती है, उच्च दाब की ऊर्जा विकसित होती है, तो वह प्लेटों को तोड़ते हुए और क्या करती है, प्लेटों को, जोड़ों को तोड़ती है, प्लेटों को तोड़ते हुए वह बाहर विस्फोट करते हुए निकलती है। तो ऐसी स्थिति में जब प्लेटें टूटती हैं तब पृथ्वी के ऊपरी परत में कंपन उत्पन्न होता है। क्या होता है? कंपन उत्पन्न होता है, और जब जब कंपन उत्पन्न होगा तब तब भूकंप आता है। अब ये जो कंपन है ज्वालामुखी से यही कारण है कि जुड़ा हुआ है। चाहे जैसे ये प्लेट, दो प्लेटें हैं, उस दिन हम लोगों ने देखा कि जैसे मैग्मा का निर्माण हुआ, एक मैग्मा जैसे ही प्लेटों के किनारों को तोड़ते हुए बाहर निकलेगा, प्लेटें क्या होंगी, विचलित होंगी, प्लेटों में कंपन उत्पन्न होगा, इससे भी भूकंप आएगा। ज्वालामुखी चाहे प्लेटों के मध्य में निकले तब भी आए, भूकंप जो है आने की पूरी संभावना बनी रहेगी। अब ये ज्वालामुखी चाहे पर्वतीय क्षेत्र में हो, चाहे मैदानी क्षेत्र में हो, चाहे जलीय भाग में हो, जहाँ जहाँ अगर ज्वालामुखी घटना घटित होगी वहाँ वहाँ पर भूकंप आएगा। तो ज्वालामुखी को अगर हम लोग अच्छे से समझ रहे हैं, ज्वालामुखी की प्रक्रिया को अगर हम लोग अच्छे से समझ रहे हैं, तो ये जानिए कि ज्वालामुखी के साथ भूकंप जुड़ा हुआ है। जापान में 2004 में जब सुनामी आई थी, या फिर 2011 की जो घटना है, वहाँ पर ज्वालामुखी का फूटना, फिर ज्वालामुखी से भूकंप आना, भूकंप से सुनामी का आना, फिर 2018 की घटना आप देखिए, चाहे इंडोनेशिया का, वहाँ पर भी वही स्थिति, भूकंप, ज्वालामुखी का उद्गार होना, भूकंप आना और सुनामी भी आना। तो ये घटनाएं जो है क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक हलचल से उत्पन्न हो रही हैं, और इस हलचल के कारण जब ये ज्वालामुखी उद्गार होगा तो स्वाभाविक एक प्लेटों में हलचल होगी, प्लेटों में कंपन होगा, और इस कंपन के कारण भूकंप उत्पन्न होगा। अब देखिए, जो भूकंप के आने की प्रक्रिया है उस प्रोसेस को थोड़ा समझ लें, फिर इसको आगे और भी जो रीज़न है उसको हम लोग क्लियर करते हैं। अब देखिए, जिसे जो भूकंप है, यह भूकंप पृथ्वी के विभिन्न परतों में जो इसकी तरंगे हैं, वेव्स हैं, ये वेव्स इन्हीं क्योंकि तरंगों के माध्यम से ये ऊर्जा आती है। जैसे ये पृथ्वी का मान लीजिए इंटरनल पार्ट है, ये मिडिल पार्ट है, और बाकी का ऊपरी हिस्सा। मान लेते हैं कि भूकंप यहाँ पर उत्पन्न हुआ। अब देखिए, भूकंप में मूलतः 3 प्रकार की एनर्जी होती है, 3 प्रकार की तरंगें होती हैं। तो होता, जैसे आप हिमालय क्षेत्र में चलिए, हिमालय क्षेत्र में आप देखिए कि ज्वालामुखी घटनाएं घटित नहीं होती हैं, लेकिन भूकंप आते हैं। तो प्रकृति क्या करता है कि जहाँ पर ज्वालामुखी घटना घटित नहीं हो सकती, जहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार नहीं हो सकते, वहाँ पर भूकंप आ सकते हैं। क्यों? कि वो हाई प्रेशर एनर्जी तरंगों के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, और तरंगों के रूप में बदल करके वह ऊपरी परत में आ जाती है और कंपन उत्पन्न करती है। तो ये जो तरंगें हैं 3 प्रकार की उत्पन्न होती हैं, जिसे हम लोग पी तरंग यानी प्राइमरी वेव्स, एस तरंग और एल तरंग के नाम से हम लोग जानते हैं। 3 तरंगों को हम लोग अगर पढ़े होंगे तो आप इसका बेसिक जान रहे होंगे।
पी तरंगे, क्योंकि ये अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। कैसी तरंगे हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। ये अनुप्रस्थ तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग होने के कारण पी तरंगे और अत्यधिक आवृत्ति होने के कारण इसकी आवृत्ति सबसे तेज, यही कारण है कि ये सबसे तेज गति से चलती हैं और औसतन इनकी गति 13 से 13.8 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 13 से 13.8 किलोमीटर। किसकी? पी तरंगों की। यही कारण है कि भूकंप का, जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं फोकस या केंद्र, या फिर हम लोग इसे बोलते हैं भूकंप मूल। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? भूकंप मूल। और भूकंपी तरंगें पृथ्वी के जिस स्थान पर सबसे पहले पहुंचती हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं अधिकेंद्र। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? अधिकेंद्र। इसी को हम लोग बोलते हैं ईपी सेंटर। तो ईपी सेंटर पर सबसे पहले कौन सी तरंग पहुंचती है? पी वेव्स, क्योंकि इसकी गति सबसे ज्यादा होती है। साथ ही साथ ये जानिए कि पी वेव्स सभी माध्यमों में चलती हैं। वो सभी माध्यमों में चलती हैं। जैसे पृथ्वी का इंटरनल पार्ट में आप द्रव, ठोस, हर माध्यम को जान रहे हैं, तो पी वेव्स हर जगह जाती हैं। यानी पूरे पृथ्वी के समस्त भाग में कौन सी तरंगे पहुंचती हैं? तो पी तरंगे पहुंचती हैं। जो दूसरी तरंग है, जिसे हम लोग सेकेंडरी वेव्स के नाम से जानते हैं, द्वितीयक तरंगों के नाम से जानते हैं, ये अनुप्रस्थ तरंगे पी के जस्ट बाद पहुंचती हैं। पी के जस्ट बाद पहुंचती हैं और ये सिर्फ ठोस माध्यम में चलती हैं, या तो द्रव माध्यम में अवशोषित हो जाती हैं, या तो यहाँ से ये परावर्तित हो जाती हैं। तो एस तरंगे, सेकेंडरी वेव्स जब पहुंचती हैं तो भूकंप का दूसरा झटका लगता है और इनकी अधिकतम गति 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तेज गति से नहीं चलती हैं ये, लेकिन जब इनका ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं, इनका जो तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण तथा आवृत्ति कम होने के कारण ये जो है, ये तरंगें तेज गति से अधिक ऊर्जा लेकर के पहुंचती हैं और अधिकेंद्र पर दूसरा झटका और बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद एल वेव्स। एल वेव्स यांत्रिक तरंगे हैं और ये सिर्फ अधिकेंद्र की ओर चलती हैं। किधर चलती हैं? अधिकेंद्र की ओर चलती है, क्योंकि इनकी गति सबसे धीमी होती है। उसका रीजन यह है कि इनका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है। तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होने के कारण ये सिर्फ अधिकेंद्र की ओर चलती हैं, लेकिन जब ये पहुंचती हैं तो भूकंप का तीसरा बड़ा झटका लगता है और सबसे बड़ा झटका लगता है। अब देखिए, PSL तरंगे जो पृथ्वी के इंटरनल पार्ट से पृथ्वी के ऊपरी हिस्से में आई। अब जैसे ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये एक छाया क्षेत्र है, ये भी एक छाया क्षेत्र बन रहा है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि तरंगे नहीं पहुँच रही हैं, यहाँ पर भी तरंगे पहुँचती हैं, लेकिन वो कैसी तरंगे? इन तरंगों से पृथ्वी के ऊपरी भाग में सरफेस पर सरफेस वेव्स का डेवलपमेंट होता है, अर्थात स्थलीय तरंगों का विकास होता है। स्थलीय तरंगों का विकास होता है, सरफेस वेव्स का विकास होता है। अब ये जो सरफेस वेव्स हैं, ये तरंगे R और S, दो पार्ट में इनको हम लोग डिवाइड करते हैं। ये दोनों की चलने की जो गति है अलग अलग है। R की जो आवृत्ति है थोड़ा सा कम होती है और S की ज़्यादा होती है। अब देखिए, जब दोनों जगह जब पहुंचती हैं सरफेस वेव्स पे, तो जैसे P तरंग मान लीजिए यहाँ पर आई पहुंची, ये भूमि में तरंगे उत्पन्न करती हैं। तो ये सतही तरंगे धीरे धीरे कंपन करते हुए पूरे पृथ्वी पर पहुंचते हैं।
यही कारण है कि भूकंप के झटके काफ़ी दूर तक महसूस होते हैं, जबकि भूकंप का मूल प्रभाव कहाँ पड़ता है? अधिकेंद्र पर। लेकिन इन सरफेस वेव्स के सहारे भूकंप जो है पृथ्वी के अन्य हिस्सों में पहुंचता है। लेकिन आर और एस में अंतर ये है कि जब आर तरंगे पहुंचती हैं तो बिल्डिंगों, जैसे कोई बिल्डिंग है तो बिल्डिंग में कंपन उत्पन्न होता है, लेकिन जब एस तरंगे पहुंचती हैं तो बिल्डिंगें झुक जाती हैं। इन दोनों में थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है। यही कारण है कि जब एस तरंगे पहुंचती हैं यानी सरफेस वेव्स में, तो ये तरंगे जो है बिल्डिंगों को गिराने का काम, यानी जो टेढ़ी हो जाती हैं, बिल्डिंगें झुक जाती हैं, जिससे बिल्डिंगें गिरने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस आपने समझा कि भूकंपी तरंगे आती कैसे हैं, ये उत्पन्न क्यों होती हैं, उसका रीज़न हम लोग समझ रहे थे। तो पहला ज्वालामुखी देखा, तो ज्वालामुखी के उद्गार से भी सरफेस वेव्स क्रिएट होती हैं, ये सरफेस वेव्स क्रिएट होती हैं और पी और एस एल भी क्रिएट होती हैं। यही कारण है कि ज्वालामुखी के साथ भी बड़े भूकंप आ सकते हैं, भूकंप के भयंकर झटके आपको लग सकते हैं। तो अब देखिए कर्तव्य IAS की तरफ से जो है आपकी क्लासेस स्टार्ट हैं और भूकंपी तरंगे आप तक भी पहुंच रही हैं। तो आप जो है जल्द से जल्द इसको महसूस करिए और अपना एडमिशन सुनिश्चित करिए। चलिए आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग दूसरा रीजन समझते हैं भूकंप को लेकर के। दूसरा कारण हम लिख प्लेट परिसंचलन। प्लेट परिसंचलन आपने देखा था कल कि दो तरीके का होता है। प्लेट टेक्टोनिक का जब आप देखेंगे कि विश्व की जो 8 बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, उन प्लेटों में दो तरीके का, एक तो अभिसरण यानी अभिसारी संचलन होता है और दूसरा अपसारी संचलन होता है। तो अभिसारी संचलन से प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आती हैं और अपसारी संचलन से प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। जैसे ये मान लीजिए एक दूसरे से दूर जा रही हैं, एक दूसरे के निकट आ रही। तो निकट आती हुई प्लेटों के टकराव से जब प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो आंतरिक संचलन से तरंगों का विकास होता है और यह जो है क्या करता है, सरफेस वेव्स क्रिएट करता है और ऊपरी भाग में आपको भूकंपी तरंगे महसूस होती हैं। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि जब प्लेटें खिसकती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं, जब इनका संचलन होता है तब तक भयंकर भूकंप आते हैं। देखिए अभिसारित संचलन से, जो अभिसारी संचलन है, जब प्लेटें एक दूसरे के निकट आती हैं तब इससे भयंकर भूकंप आते हैं। जैसे हिमालय क्षेत्र में आप इसको महसूस कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का क्षेत्र है वहाँ पर भी आप इसको महसूस कर सकते हैं। ईरान के क्षेत्र में भी आप भाई, जैसे हाल ही में जो है भूकंप आया, पाकिस्तान के क्षेत्र में भी कुछ दिन पहले भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। अभी हरियाणा में ही जो है 2.4 रोहतक के क्षेत्र में 2.4 रिएक्टर पे आपको भूकंप जो 2-3 दिन पहले जो है झटके महसूस किए गए। तो ये जो है अभिसारी संचलन के। अपसारी संचलन के कारण जो जहाँ पर अपसारित प्लेटें को जोड़े हैं, यहाँ पर भी प्लेटों के खिसकाव से ये भूकंप आने की संभावना बनी रहती है। फिर है प्लेटों का टूटना। अब होता ये है कि जैसे प्लेटों के टूटने में ज्वालामुखी भी एक रीज़न है, मैग्मा भी एक रीज़न बन जाता है, क्योंकि संवहनी धाराओं के लगातार टकराव से प्लेटें कमज़ोर पड़ती हैं। तो प्लेटें इस तरीके से तनती हैं कि जैसे हम लोग एक छड़ी लें। अब बचपन में जो लोग प्राथमिक विद्यालय में पढ़े होंगे, गांव में छड़ी जो है पड़ा होगा आपको, तो उस छड़ी को अगर हम लोग तोड़ा जाए, या घर में भी छड़ी पड़ी होगी, तो उसको तोड़ते समय क्या हो स्थिति बनती है, पहली छड़ी मुड़ती चली जाती है। तो क्या होता है कि जो हमारी एनर्जी है, जो हम ताकत लगा रहे हैं, वो एनर्जी किस में जा रही है, छड़ी में, और एक समय बाद वो टूट जाती है। तो वही ऊर्जा क्या होती है, फिर बाहर निकलती है उस टूटने की प्रक्रिया में, और उसमें आप देखेंगे छड़ी में कंपन उत्पन्न होता है। ठीक उसी प्रकार से इन प्लेटों के टूटने से भी अब
इन प्लेटों के टूटने की दूसरी संभावना कहाँ बनती है? जहाँ पर समानांतर प्रकार की प्लेटें पाई जाती हैं। जैसे अगर हम लोग सतपुड़ा रेंज में चलें, कहाँ पर चलें? भारत में ही सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के क्षेत्र में चलें, तो सतपुड़ा एक भ्रंश पर्वत है। किस प्रकार का पर्वत है वो? एक भ्रंश पर्वत है। तो यहाँ पर समानांतर प्रकार की प्लेटें मौजूद हैं। अगर नीचे की प्लेट बहुत भारी है, वजनी है, हैवी है, ऊपर की हल्की है, तो ऊपर की प्लेटें क्या होती हैं? ये धीरे धीरे क्षरण होता है इनका, फिर अब जो है निक्षेपण होता है, फिर अपर्दन होता है, धीरे धीरे ये टूट जाती हैं। और इनके टूटने से भी, ऐसी स्थिति में भी भूकंप उत्पन्न होते हैं। दूसरा एक थोड़ा सा रीजन हम लोग जोड़ लें, भूस्खलन। भूस्खलन, तो भूस्खलन में जैसे हिमस्खलन हो या भूस्खलन, ये भी रीजन छोटे छोटे कारण बन सकते हैं क्षेत्रीय स्तर पर। आप यहाँ पर भी भूकंप को महसूस कर सकते हैं। जैसे हिमालय के क्षेत्र में अगर दो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं और अचानक ग्लेशियर खिसक गया, तो उसके टूटने से भी स्थानीय स्तर पर भूकंप के झटके महसूस हो सकते हैं। कहीं पर जो है भूस्खलन हो जाए, मिट्टी बैठ जाए या नदी का किनारा बैठ जाए, तो ये भी एक रीजन बनते हैं, छोटे रीजन है। उल्कापिंड कभी कभारी कारण बन सकता है कि जब उल्कापिंड किसी भी स्थान पर गिरे, जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र की लोनार झील का निर्माण हुआ, तो जिस समय उल्कापिंड गिरा होगा तो उस समय पृथ्वी के एक बड़े से क्षेत्र में कंपन महसूस किया गया। तो ये भी एक भूकंप का प्राकृतिक रीजन हो सकता है। तो हम लोगों ने समझा कि भूकंप के क्या क्या प्राकृतिक कारण हो सकते हैं, आखिर भूकंप आता क्यों है। अब हम लोग जो है बदलते दौर के अनुसार, बदलती तकनीकी के कारण अब मानव भी भूकंप उत्पन्न करने में, भूकंपी तरंगों को पैदा करने में सक्षम हो चुका है। उसका रीज़न है कि मानव के हाथ पांव बहुत ही लंबे हो चुके हैं। इतने लंबे अगर नहीं होते तो आज कोरोना की महामारी चीन से भारत तक नहीं पहुंच पाती। कहीं न कहीं हमारे विकास और विनाश का संबंध जुड़ा हुआ है। तो अगर ये वायुयान चलता है तभी तो कोरोना आता है उड़ के, है ना। चलिए, फिलहाल इस दौर में भी हम लोगों को डिस्कस करना ही है, पढ़ना ही है, क्योंकि एग्ज़ाम तो होने ही है ना। चलिए, अब हम लोग मानवीय कारणों को देखते हैं। तो मानवीय कारण में जो सबसे पहला कारण हम लोग ले लें, जैसे कि खनन है। खनन से कैसे भूकंप आ सकते हैं ये हम लोग समझें। जैसे ये स्थान मान लेते हैं हम लोग इसको कि ये झारखंड का झरिया है, जहाँ पर कोयले का विशाल भंडार मिला। क्या मिला यहाँ पर? कोयला। अब गवर्नमेंट को पता चला कि कोयले का बहुत बड़ा भंडार है, और आप जानते हैं कि पूरे दुनिया में जो थर्मल एनर्जी है, तापी ऊर्जा है, उस तापी ऊर्जा से जो हम लोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, उसका सबसे बड़ा स्रोत अगर कोई है तो कोयला ही है पूरे दुनिया में। चाहे वो यूएस से हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो भारत हो, क्योंकि दुनिया के यही 3 बड़े देश हैं जो कार्बन का सर्वाधिक उत्सर्जन करते हैं। अब मान लीजिए कि सरकार ने प्लांट लगाया, कोयले का खनन शुरू हुआ। अब ये खनन होते चला गया, खनन होते चला गया, तो यहाँ पर देखिए एक बड़ा सा स्पेस बनता चला जा रहा है। स्पेस बन रहा है, तो अब ये जो ऊपरी जो लेयर है यहाँ पर मृदा की या चट्टानों की, अगर ये चट्टानों पर दबाव बढ़ा, क्या ये नीचे जब स्पेस है तो दबाव को अपना अगर ये सहन नहीं कर पाती हैं, तो अचानक क्या होगा, ये पूरी की पूरी चट्टान मृदा बैठ जाती है। तो इससे भी क्या होता है, भूकंप के बड़े झटके आपको महसूस हो सकते हैं। तो खनन भी एक मानव जनित जो कारण है, खनन बहुत बड़ा रीजन बन सकता है। भूस्खलन का भी कारण बनता है और यह भूकंप का भी कारण बन सकता है। तो पहले हम लोग जो मानते थे कि ये एक दैवी आपदा
दैवी कारण से आती थी, लेकिन आज प्रकृति के अलावा हम भी सक्षम हो चुके हैं कि भूकंप ला सकते हैं, भूकंप उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये आपने समझा कि कैसे भूकंप आ सकता है। अब दूसरा, नाभिकीय प्रयोग। नाभिकीय प्रयोग तो हम लोग नाभिकीय प्रयोग कहाँ करते हैं भाई? पोखरण में। पोखरण उनका प्रसिद्ध स्थान है, राजस्थान के पोखरण के क्षेत्र में। अब मान लीजिए पोखरण में नाभिकीय प्रयोग करना है तो क्या करेंगे? ऐसे ले जाएंगे, बम फोड़ देंगे? ऐसे तो फोड़ नहीं सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि रेडियोधर्मी प्रदूषण हो जाएगा। तो रेडियोधर्मी प्रदूषण से बचने के लिए कैसे इसका प्रयोग करें? और साथ ही साथ ये भी है कि दुनिया को पता भी नहीं चलना चाहिए, दुनिया को इसकी जानकारी भी ना हो उस दौर में, 1999 का जो दौर है। अब देखिए, इसके लिए भूमि में क्या करते हैं हम लोग? ड्रिल करते हैं, भूमि में बोर कर देते हैं। जैसे बोरिंग आप कहते हैं ना, बोरिंग करना, बड़ा सा हैवी सा बोरिंग कर दिया। अब इसके नीचे उस परमाणु बम को ले जाकर के रख दिया। तो बम इतना छोटा नहीं है कि जो आप दिवाली पे फोड़ते हैं, बहुत बड़ा बम है। अब वो क्या करते हैं? प्याज के ढेर को पूरा ऊपर रख देते हैं। क्यों? क्योंकि ये बम जब फूटेगा ना तो क्या करेगा? साथ ही साथ यह जो रेडियोधर्मी प्रदूषण होगा उसको अवशोषित करने का काम करता है। अब प्रधानमंत्री मान लीजिए गए, रिमोट दाबा और बम फूट गया, तो बम फूटने से क्या होगा? पूरे आसपास के एरिया में भूकंपीय तरंगे, भूकंप के बड़े झटके यहाँ पर महसूस हो जाते। तो जब 1999 में जो है भूकंप ये प्रयोग हुआ तो जापान से तुरंत प्रधानमंत्री को फ़ोन आया कि भाई आप कि हम लोग नाभिकीय प्रयोग से जापान हिल गया। तो हिल कैसे गया? उस रिएक्टर स्केल के कारण के इस भूकंप के झटके जो उत्पन्न हुई तरंगे, उन तरंगों से पता चल गया कि कहीं पर नाभिकीय प्रयोग किया गया है। अब तीसरा जो कारण है मानवजनित, वह कारण है बड़े बांधों का निर्माण। यही कारण है कि आप लोग पर्यावरण में पढ़ते होंगे कि बड़ी बड़ी जो डैम परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं का लगातार विरोध होता है, चाहे नर्मदा बचाओ आंदोलन रहा हो, चाहे भाखड़ा नागल डैम की ऊंचाई हो, चाहे टिहरी डैम की ऊंचाई हो। और ये भी देखिए कि हम लोग जानते हैं कि हिमालय जो है भूकंप भयंकर आते हैं। आइए देखते हैं कि बड़े बांध कैसे जो है भूकंप का कारण बन सकते हैं। मान लीजिए कि ये एक नदी है और नदी में जल निरंतर प्रवाहित हो रहा है, लेकिन मानव एक सभ्य प्राणी है। सभ्यता के विकास में जल की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो जब मानव असभ्य था, नदियों में स्नान करता था, तो कोई जल की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लेकिन आज हज़ारों लीटर एक प्रति व्यक्ति उपभोग के लिए चाहिए, तो कैसे आएगा भाई? और साथ ही साथ कृषि हमारे जीवन का बहुत बड़ा आधार हो चुका है, तो उसके लिए भी ज़रूरी है। अब इस नदी में सोचा कि जल संचय करने के लिए क्या कर लिया जाए? एक बड़े से डैम का निर्माण कर दिया गया। अब इस डैम से होगा क्या? इस डैम से इस नदी का जल लगातार संचित होना शुरू होगा, तो एक बड़ा सा जली एरिया जो है कवर करेगा। तो जिस स्थान पे सिर्फ जल का प्रवाह होता था, अब वहाँ पर लाखों क्यूसेक जल जो है क्या हो गया? कलेक्ट हो गया है। तो उस जल का भारी दबाव पड़ेगा, और इस दबाव के कारण जो यहाँ का नदी ये बांध के तल हैं, इस तल की जो लेयर है मृदा की, ये टूट जाती है, और इसके टूटने से
भूकंप उत्पन्न होता है। अभी समझिए कि ये भूकंप इतना खतरनाक हो सकता है, इतना इसका प्रभाव पड़ सकता है कि बांध भी टूट जाए। यही कारण है कि ये जो विकास का परिचायक बड़े बड़े बांध हैं, ये बड़े बड़े विनाश के भी परिचायक हैं, अगर आप इस कंसेप्ट को अगर आप समझ रहे हैं। तो इस तलहटी आप सोचेंगे कैसे यहाँ के ये चट्टानें टूट जाती हैं, यहाँ के जो लेयरें हैं वो उस पर हाई प्रेशर पड़ता है तो वे खिसक जाते हैं, तो इनके खिसकने टूटने से जो है भूकंप उत्पन्न होता है डैम में, बड़े बड़े बांधों में। यही कारण है कि बड़े बड़े बांधों का इस कारण से भी विरोध होता है कि कहीं अगर टिहरी डैम टूट गया, आप सोचिए कि जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, तो कितने शहर भारत के विलुप्त हो जाएंगे। भाखड़ा नागल अगर टूट जाए तो कितने शहर विलुप्त हो जाएंगे। सरदार सरोवर परियोजना का डेवलपमेंट हो गया, अभी उसकी भी ऊंचाई बढ़ाएगी, तो उसका कितना बड़ा हम लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है। तो क्यों ना हम लोग छोटे छोटे डैमों को बनाकर ही जो है इसका जो है भरपाई कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता इतनी ज़्यादा है, जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, सभ्यता का दबाव इतना ज़्यादा है, उपभोग की मांग इतनी ज़्यादा है कि उसकी आपूर्ति करने में ही ये बड़े बड़े डैम का बिना निर्माण किए संभव नहीं है। तो ये हम लोगों ने समझा कि भूकंप आता क्यों है, क्या इसके प्राकृतिक कारण हैं, क्या इसके कृत्रिम कारण हैं। अब देखिए थोड़ा सा जो भूकंपी वेव्स हैं उसमें कुछ रेखाएं बनती है भूकंप के आने के समय, उनको समझ लेते हैं। जैसे एक होती है समसामयिक रेखा, समसामयिक रेखा, और एक सहसामयिक रेखा। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। इस वाले ये विभिन्न स्थान हैं, भूकंप आया, इन सभी स्थानों पर सुबह के 8 बजे हर जगह भूकंप जो है महसूस किया जा रहा है। यहाँ हर जगह समान तरंगे सुबह के 8 बजे महसूस किया गया। तो जहाँ जहाँ पर एक ही समय में भूकंपी तरंगों को महसूस करते हैं, इस प्रकार से निर्मित रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, समसामयिक रेखा। और सहसामयिक रेखा को हम लोग उन रेखाओं को कहते हैं जैसे कि मान लीजिए ये विभिन्न स्थान हैं, यहाँ पर भी 5 रिएक्टर पर भूकंप आया, यहाँ पर भी 5 रिएक्टर पे आया, यहाँ पर भी 5 रिएक्टर पे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये जो विभिन्न स्थानों पर एक ही रिएक्टर का भूकंप आता है, जब इस तरह की रेखाएं जुड़ती हैं तो उनको हम लोग सहसामयिक रेखा के नाम से जानते हैं। अब थोड़ा सा भूकंप के मापन को हम लोग समझ लें, फिर उसके बाद भूकंप के क्षेत्र को समझेंगे, फिर उसके बाद उसके प्रभाव को देखेंगे। तो कैसे हम लोग भूकंप का मापन करते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो भूकंप का मापन और भूकंप का अध्ययन। देखिए भूकंप का जो मापन है, हम लोग इसको सिस्मोग्राफ की सहायता से करते हैं, सिस्मोग्राफ की सहायता से करते हैं। इसका जो अध्ययन है सिस्मोलॉजी के तहत करते हैं। किसका? और जो इसके वैज्ञानिक होते हैं जिनको अध्ययन करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सिस्मोलॉजिस्ट। उनको क्या बोलते हैं? सिस्मोलॉजिस्ट। तो सिस्मोग्राफ में पहले मर्कली स्केल का प्रयोग होता था, अब जो है रिएक्टर पैमाने का प्रयोग होता है। किस पैमाने का हम लोग प्रयोग करते हैं? रिएक्टर पैमाने का। तो रिएक्टर पैमाना और मर्कली स्केल, 2 प्रकार के पैमानों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वर्तमान में जो अधिकांश सिस्मोग्राफ लगे हुए हैं पूरे दुनिया में, उसमें रिएक्टर पैमाने का हम लोग प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? रिएक्टर पैमाने का।
तो इस सिस्मोग्राफ में जो रिएक्टर पैमाना होता है, इस रिएक्टर पैमाने में कुल 10 डिजिट होते हैं, 10 डिजिट, 10 अंक होते हैं, जिसमें 0 से लेकर के 9 तक होते हैं। 0 से लेकर के 9 तक। अब देखिए रिएक्टर पैमाना, एक पैमाने से जब हम लोग दूसरे पैमाने पर अगर भूकंप की तीव्रता को मापते हैं तो इसकी जो एनर्जी में अंतर होता है वह 32 गुना अधिक होता है। यानी अगर एक रिएक्टर पर भूकंप आया और दूसरे रिएक्टर पर भूकंप आया तो दोनों की जो तरंगों की एनर्जी है, तरंगों की तीव्रता है, कंपन है, उसमें कितना अंतर होगा? 32 गुने का अंतर होता है, इतना ज़्यादा अंतर। तो हम लोग 0 से 3, 3 से 6 और 6 से 9, 3 तरह का इसको हम पार्ट में कर लेते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं सामान्य भूकंप, यानी अगर 3 रिएक्टर तक भूकंप आता है तो सामान्य श्रेणी में रखते हैं। इसे हम लोग रखते हैं मध्यम श्रेणी में, और इसे हम लोग रखते हैं विनाशकारी। अर्थात आप न्यूज़ पढ़ते ही अगर कोई 6 रिएक्टर से ज़्यादा भूकंप आया हुआ है तो आप समाचार पत्र पढ़ते ही, न्यूज़ देखते ही आप समझ जाएंगे कि भूकंप कितनी तबाही मचा रखा होगा या भूकंप से कितना नुकसान हुआ होगा। इस डिवीज़न के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। तो जो भूगोलवेत्ताओं में जो भूकंप का सिर्फ स्पेशलिस्ट होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्मोलॉजिस्ट। इसके अध्ययन को सिस्मोलॉजी, और इसके जो यंत्र है भूकंप मापन का उसे हम लोग बोलते हैं सिस्मोग्राफ। तो ये थोड़ा सा मापन को हम लोगों ने समझा कि किस तरीके से भूकंप का मापन हम लोग करते हैं। अब भूकंप के क्षेत्र को देख लिया जाए कि दुनिया में भूकंप कहाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा आते हैं और क्यों आते हैं ये भी समझेंगे, और कहाँ नहीं आ सकते हैं ये भी समझेंगे। भारत का कौन कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर भूकंप ज़्यादा आ सकता है, और भारत का कौन कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर भूकंप न के बराबर आ सकता है, ये भी हम लोग देखेंगे, समझेंगे। मैपिंग कर लेते हैं। तो आइए एक बार विश्व मैप में इसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद भारत के मैप में देखने का काम करेंगे। एक वर्ल्ड मैप में देख लेते हैं कि जो प्रशांत महासागर का तटवर्ती क्षेत्र है, ये प्रशांत महासागर का आपका क्षेत्र है। इस प्रशांत महासागर का जो तटीय इलाका है, यहाँ चारों तरफ हम लोगों ने कल देखा था कि ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं ऑस्ट्रेलिया को छोड़ करके। तो हमने आपसे कहा कि जहाँ जहाँ ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं वहाँ वहाँ पर भूकंप आएगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रशांत महासागर के तटवर्ती क्षेत्र में अगर ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं तो भूकंप भी यहाँ पर आएगा। तो इस पेटी को हम लोग बोलते हैं परिप्रशांत पेटी। क्या बोलते हैं? परिप्रशांत पेटी, जहाँ पर लगभग 60% भूकंप आते हैं। फिर उसके बाद जो भूकंप का दूसरा बड़ा क्षेत्र है जिसे हम लोग इधर अटलांटिक महासागर में मानते हैं, इस मध्य अटलांटिक बेल्ट के सहारे भूमध्य सागरी और मध्य महाद्वीपीय बेल्ट, ये बेल्ट को हम लोग डिवाइड करते हैं। तो मध्य अटलांटिक और भूमध्य सागरी पेटी के सहारे पूरा आपका आइसलैंड का क्षेत्र है, इधर ये यूरोप का क्षेत्र कवर करता है, इसके सहारे पूरा इटली, स्पेन और इधर मिस्र का ये पूरा क्षेत्र। फिर यही जो है क्षेत्र आपका यह हिमालय होते हुए चला जाता है इंडोनेशिया में, इसे हम लोग मध्य महाद्वीपीय पेटी बोलते हैं। तो मध्य महाद्वीपीय पेटी में कल आपने देखा था कि हिमालय में ज्वालामुखी घटनाएं घटित नहीं होती हैं, लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पर ज्वालामुखी घटनाएं तो घटित नहीं होती हैं, लेकिन भूकंपीय घटनाएं घटित होती हैं, भूकंप आते हैं। उसका रीज़न है यहाँ पर आपने प्लेटों का संचलन देख के माध्यम से समझा कि कैसे प्लेट है, क्योंकि यहाँ पर अभिक्षारित प्लेटें हैं। ये इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और यूरेशियन प्लेट, इन दोनों के टकराने से यहाँ पर जो है भूकंप तरंगें उत्पन्न होती हैं, और यहाँ पर जब भी भूकंप आते हैं तो वो विनाशकारी श्रेणी के भूकंप होते हैं। क्यों? क्योंकि ज्वालामुखी अगर मैग्मा यहाँ पे डेवलप्ड भी हो जाए तो वो उद्गारित नहीं हो सकता। वो इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा
तरंगों के रूप में बदल करके धीरे धीरे ऊपर आ जाती है। यही कारण है कि यहाँ पर विनाशकारी भूकंप आते हैं। जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ पर भी भूकंप आते हैं, यहाँ लेकिन ज्वालामुखी घटनाएं वहाँ पर भी नहीं घटित होती हैं। ठीक, तो ये भूकंप की पेटी अपने वर्ल्ड मैप में देखा और भारत को भी देख लिया कि अपने भारत में भी भूकंप आते हैं। भारत में ज्वालामुखी केवल 2 ही हैं, एक जो आपका बंगाल खाड़ी के क्षेत्र में बैरन है, दूसरा नारकोंडम। बैरन जहाँ सक्रिय है, नारकोंडम वहीं पर सुषुप्त ज्वालामुखी है। ये देखा आपने। अब हम लोग देखते हैं जो भारत का क्षेत्र है, भारत में कहाँ कहाँ पर भूकंप सर्वाधिक आ सकते हैं और कहाँ कहाँ पर हल्के भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं और कौन सा क्षेत्र भारत का सुरक्षित जोन है, ये भी हम लोग थोड़ा सा मैपिंग कर लेते हैं। देखिए, जो मध्य महाद्वीपीय पेटी है पूरा आपका इराक, ईरान, पुर्तगाल, ये सब, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, चीन, इस सभी क्षेत्रों को कवर करता है। यानी बहुत बड़ा ये ताइवान, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, बर्मा, श्रीलंका सबको कवर करता है। ये बड़ा एरिया है। अब हम लोग भारत पे फोकस कर लेते हैं। देखिए, भारत की अगर बात किया जाए तो भारत का जो भूकंप का सबसे टफ जोन है, या फिर कहें कि जहाँ पर सबसे विनाशकारी भूकंप आते हैं, वह क्षेत्र कौन सा है? वह क्षेत्र है आपका हिमालय का। कौन सा क्षेत्र है वो? हिमालय का क्षेत्र है, जहाँ पे सबसे विनाशकारी भूकंप आते हैं। ये भारत का क्षेत्र है आपका। भारत में जो हिमालय है, अब इसको देखें, हम लोग कई जोन में डिवाइड करते हैं। जोन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। तो जोन जैसे आपका बढ़ता जाता है वैसे भूकंपी तरंगों की तीव्रता भी एक तीव्रता को प्रदर्शित करता है कि भूकंप अगर जोन नंबर 5 में है तो वो विनाशकारी भूकंप की श्रेणी में, यानी 6 रिएक्टर से ऊपर का भूकंप। तो ये जो पूरा हिमालय का क्षेत्र है आपका, उसमें नेपाल, भूटान सब शामिल हैं। ये सभी जोन नंबर 5 के क्षेत्र हैं। भारत में जम्मू कश्मीर, लद्दाख का क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र, उत्तराखंड का क्षेत्र, सिक्किम का, अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र, असम का क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग का क्षेत्र, ये सभी क्षेत्र जो है, और ये जो तराई क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र, बिहार के तराई क्षेत्र और इधर पंजाब का तराई क्षेत्र, दिल्ली का निकटवर्ती क्षेत्र जो तराई बेल्ट है, ये सब जोन नंबर 5 में आता है। हालांकि दिल्ली जो है जोन नंबर 5 नहीं है, लेकिन ये उत्तराखंड का जो हिस्सा है और उत्तर प्रदेश का जो निकटवर्ती हिस्सा है। फिर इसके बाद जो कच्छ का रण है गुजरात का, ये भी जोन नंबर 5 में है। यहाँ पर भूकंप जब भी आएंगे विनाशकारी श्रेणी के भूकंप आते हैं। कैसे आते हैं? विनाशकारी। फिर जो अरावली का क्षेत्र है पूरा, ये सतपुड़ा विंध्य का क्षेत्र है, सब जोन नंबर 3 में सब शामिल हैं। यहाँ पर भूकंप के हल्के झटके आते हैं। ये दक्कन के पठारी क्षेत्र में भी, इधर भी। फिर इसके बाद जोन नंबर 2 का जो बेल्ट है, ये पूरा इलाका जो बचे हुए क्षेत्र हैं आपके जोन नंबर 2 में आते हैं। यानी भारत का अधिकांश क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर भूकंप हल्का ही सही, लेकिन भूकंप के झटके हल्के महसूस किए जा सकते हैं। लेकिन विनाशकारी भूकंप के क्षेत्र में गुजरात का आपका क्षेत्र है, ये पूरा आपका पहाड़ी यानी पर्वतीय क्षेत्र। मध्य प्रदेश का जो जोन क्षेत्र है निकटवर्ती, जैसे राजस्थान, इधर उत्तर प्रदेश का निकटवर्ती क्षेत्र, इधर छत्तीसगढ़ आपका, झारखंड का क्षेत्र है, इधर कर्नाटक के क्षेत्र है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु और केरल का क्षेत्र जो नीलगिरी पहाड़ी का क्षेत्र है पूरा, ये सब जोन नंबर 3 में आते हैं, जहाँ पर भूकंप उच्च तीव्रता के हो सकते हैं, अत्यधिक विनाशक नहीं होंगे लेकिन क्षति पहुंचा सकते हैं। कमज़ोर बिल्डिंगें यहाँ पर भी नहीं होनी चाहिए। तो इससे यह भी स्पष्ट होता है कि भूकंप रोधी बिल्डिंगें भारत में भी होनी चाहिए। वर्ल्ड मैप में जो प्रशांत पेटी में जापान है आपका, जापान जिसे हम लोग भूकंपों का देश ही कहते हैं, जापान जहाँ पर सर्वाधिक भूकंप आते हैं, जापान जहाँ पूरे वर्ष में लगभग 1500 झटके लगते हैं, वह जापान भी बड़े बड़े भूकंपी झटकों से, यहाँ तक कि
जापान में लगभग 9.4 रिएक्टर पर आए हुए भूकंप के झटके को भी सह लिया है। क्यों? क्योंकि भूकंप का क्या जापान रिश्तेदार था? नहीं। भूकंप से बचने की जो तकनीकी है जापान की, वो बहुत अच्छे है, यही कारण है। हाँ, जो आपका ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र है, ये भी जोन नंबर 5 में आता है, क्योंकि ये भी हिमालय का ही पार्ट है, हिमालय का ही यह विस्तार है, इसलिए यहाँ पर भी भूकंप की तीव्रता ज़्यादा होगी। तो ये आपने देखा भूकंप के क्षेत्र को वर्ल्ड मैप में भी और इंडिया के मैप में भी, दोनों में एटलस में आपने देख लिया। एनसीईआरटी में भी पूरा चित्रात्मक आपका दिया हुआ है, आप उसको रिवीजन कर लेंगे, उसको बेहतर ढंग से समझेंगे। क्लासेस अब तेज़ गति से चलेंगी आपकी। जब तक कोविड-19 का इस तरह का प्रभाव बना हुआ है, हम आपसे ऑनलाइन ही जुड़े रहेंगे, और जैसे ही अवसर मिलता है आप ऑफलाइन भी आइए, वेलकम। चलिए, अब हम लोग मेंस के बेसिस से इस भूकंप के मानव जनजीवन पर प्रभाव को थोड़ा सा देख लें। तो मानव जनजीवन का प्रभाव क्या हो सकता है, तो उसी प्रभाव का एक दूसरा इसी से जुड़ा हुआ पार्ट है जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, सुनामी। सुनामी क्योंकि भूकंप से ही जुड़ा हुआ है, भूकंप का ही एक प्रभाव, एक परिणाम है सुनामी। सुनामी एक विशेष प्रकार की समुद्री लहरें, विशेष प्रकार की समुद्री तरंगें, उसका रीज़न अलग है। तो आप समुद्री लहरों में, समुद्री तरंगों में ज्वार भाटा को अमूमन सब लोग जानते हैं कि ये ज्वार भाटा होता क्या है। टाइड एंड एब्स। तो ज्वार भाटा यानी ज्वार जब समुद्री लहरें स्थल की ओर आती हैं, और भाटा जब समुद्री लहरें स्थल से दूर जाती हैं। लेकिन क्या सुनामी ज्वार भाटा है? नहीं, सुनामी ज्वार भाटा नहीं है। सुनामी एक बड़ी प्राकृतिक घटना है, और उसका रीज़न क्या है? तो सुनामी क्या है? सुनामी समुद्री विनाशकारी लहरें हैं। यानी मान लीजिए अगर ये स्थल ही भाग है और ये पूरा समुद्री जल है, तो ज्वार भाटा से लहरें तो आती हैं, लेकिन उन लहरों से तटीय क्षेत्रों को कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन जब ये सुनामी तरंगे, सुनामी लहरें जब आती हैं, तो तटीय क्षेत्रों को डुबो देती हैं। तो ये उच्च लहरें, 15 से 20 मीटर उठी हुई लहरें जब तटवर्ती क्षेत्रों को नष्ट कर देती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं, तो इन्हीं को हम लोग सुनामी के नाम से जानते हैं। सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है, क्योंकि जापान में ही ये घटनाएं ज़्यादा घटित होती थी। अब देखिए, इसको समझते हैं कि सुनामी का आने का कारण क्या है। तो सुनामी के आने का 2 महत्वपूर्ण कारण, एक तो ज्वालामुखी उद्गार, ज्वालामुखी विस्फोट भी इसका कारण है, और दूसरा इसका भूकंप। तो जो घटना हम लोगों ने पढ़ रखा है, ये दोनों घटनाएं, भूकंप और ज्वालामुखी, दोनों इसके रीजन बन सकते हैं। लेकिन जब भूकंप का जो अधिकेंद्र है, अगर यह अधिकेंद्र समुद्री जल के तल में है, समुद्री जल के नीचे है, तब सुनामी भूकंप के प्रभाव से। और जब ज्वालामुखी उद्गार समुद्री तटवर्ती क्षेत्रों में होता है या समुद्री भागों में हो जाए, तब भी सुनामी आ सकती है। दूसरा, प्लेटों के संचलन से, प्लेटों के परिसंचलन से, यानी जहाँ पर अपसारित प्रकार की प्लेटें पाई जाती हैं, अपसारित यानी जिन स्थानों पर प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हुई खिसकती हैं, तो इसका प्रभाव होता यह है कि जैसे प्लेटें खिसकने से जो समुद्री जल है अचानक इस स्थान को भरने की कोशिश करता है, और उससे ऊपरी स्थान, ऊपरी पूरे जल में जो है अविचलन उत्पन्न होता है, और इसके प्रभाव से समुद्री ऊपरी सतह पर तरंगों का विकास होता है। तो ऊंची ऊंची लहरें डेवलप होती हैं, और जैसे जैसे लहरें आगे बढ़ती हैं, इनकी ऊंचाई लगातार बढ़ती चली जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ये तल की
स्थल की ओर आती हैं, निकट होती हैं, वैसे वैसे समुद्री जल की जो गहराई है वो घटती है। और जब जब गहराई कम हो तो समुद्री जल की लहरों का प्रभाव आप ज़्यादा देख सकते हैं। जहाँ पे जल ज़्यादा गहरा होगा वहाँ पर लहरों का प्रभाव सबसे कम पड़ता है। जहाँ पर जल छिछला होगा वहाँ पर लहरों का प्रभाव कम पड़ता, ज़्यादा पड़ता है। तो ज्वालामुखी भी इसका रीज़न है, भूकंप भी इसका कारण है। तो भूकंप कैसे कारण बनता है? जब समुद्री तल पे इसका अधिकेंद्र हो या तटवर्ती क्षेत्र में इसका अधिकेंद्र हो जाए तब जो है सुनामी बन सकता है। और जब ज्वालामुखी तटवर्ती या तल में या समुद्री भाग में ज्वालामुखी उद्गार हो जाए, विस्फोट हो जाए, तब भी जो है आपका ये सुनामी बन सकता है। जैसे 2018 में इंडोनेशिया में जो साधु पलामू शहर, उसका पालू शहर था, वो शहर जो है पूरी तरीके से नष्ट कैसे हुआ? भूकंप आया, ज्वालामुखी उद्गार हुआ, भूकंप आया, फिर उसके बाद तुरंत सुनामी भी क्रिएट हो गई। तो तीनों का एक दूसरे तीसरे से लिंक है। ज्वालामुखी से भूकंप आ सकता है, भूकंप से सुनामी, लेकिन सुनामी से ज्वालामुखी आ जाए ये नहीं हो सकता, भूकंप से ज्वालामुखी हो जाए ये भी नहीं हो सकता, लेकिन ये क्रम सीधा हो सकता है। तो ये सुनामी एक बड़ी प्राकृतिक आपदा का रूप धारण कैसे करती है? जैसे ये तटवर्ती क्षेत्र में आयित हो सकता है 15-20 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर अंदर ये लहरें प्रवेश कर जाए और पूरे तट में, मान लीजिए कोई शहर है चेन्नई जैसा, मान लीजिए भारत का शहर है, और चेन्नई शहर डूब के फिर समुद्र में चला जाए, तो कितनी लाखों लोग जो है इससे प्रभावित हो सकते हैं। साथ ही साथ सिर्फ मानव नहीं प्रभावित होता, जितनी इस क्षेत्र की वन संपदा है वो पूरी विनष्ट हो सकती है। साथ ही साथ जो यहाँ पर स्थलीय जीव हैं वो भी नष्ट हो सकते हैं, और जो समुद्री जीव हैं उनके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो तटवर्ती क्षेत्रों में ही सुनामी का प्रभाव हो सकता है, जहाँ पर तो भारत आप जाने कि तीनों तरफ से जो है तटवर्ती क्षेत्र भारत के पास मौजूद है, 3 तरफ से, तो भारत पे भी इसका प्रभाव आए दिन पड़ता रहता है। चक्रवात और सुनामी में अंतर है, सुनामी के रीजन अलग हैं, चक्रवात का रीजन अलग है, तो वो प्राकृतिक आपदा में उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो इससे जुड़ा हुआ ये टॉपिक था, क्योंकि सुनामी भूकंप से ही, क्योंकि तत्काल समझना इसके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अब इन दोनों घटनाओं का हम लोग के जीवन पर प्रभाव अगर देखा जाए तो व्यापक स्तर पर पड़ता है। किसी भी स्थान पर भूकंप आ जाए तो आप जानते हैं कि सड़कें जो चलने के लिए मार्ग अवरुद्ध हो सकते हैं, यानी पूरी तरीके से आपका जो परिवहन है वो नष्ट हो सकता है, आवास आपके उजड़ सकते हैं। तो रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा अगर मकान गिर गया तो रहने का स्थान नहीं। परिवहन आप जान ही रहे हैं कि लॉकडाउन में स्थिति क्या बनी है। सबसे पहले किस पे लॉक लगाया हम लोगों ने? परिवहन का। ट्रेनें ही बंद हो गई, कोई ट्रेन अब नहीं चलेगी, कोई यात्रा विमान अब नहीं उड़ेगा, कोई बस नहीं चलेगी, जो जहाँ पर वहीं पे लॉक हो जाए। तो कैसा लगा 3 महीने के दौर में, आप इसको महसूस कर सकते हैं। ऐसे ही बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में भी हो जाता है कि भूकंप में आपका पूरा परिवहन लॉक हो सकता है, आवास आपके नष्ट हो सकते हैं, लोगों की जान जा सकती है। मान लीजिए आवास से कोई दब गया, कोई पुल से दब गया, कोई ब्रिज से दब गया, जितने आपके भौतिक संसाधन हैं सब नष्ट हो सकते हैं। तो क्या क्या हो सकता है? पूरी आपकी चिकित्सा व्यवस्था नष्ट हो सकती है वो जिस स्थान पे भूकंप आ जाए, जिस शहर में आ जाए। तो जो मूलभूत आपका जो खाद्य सामग्री का स्टॉक है, पूरा बाजार सब नष्ट हो सकता है। तो आप जाओगे कहाँ, कैसे रहोगे? तो ये शहरी और ग्रामीण दोनों जीवन पर जो है इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में यह एक बड़ी आपदा का स्वरूप धारण कर लेती है। तो जब भी कोई घटना अगर मानव वास स्थान में घटित हो जाए और उसका प्रभाव हमारे आम जनजीवन पर के हर पहलू पर व्यापक स्तर पर पड़े, जीवन की पहिया रुक जाए, तो इस प्रकार की बड़ी आपदाओं को हम लोग प्राकृतिक आपदा का रूप या प्राकृतिक आपदा के रूप में उनको डिफाइन कर सकते हैं। तो भूकंप भी एक बड़ी प्राकृतिक आपदा है, ज्वालामुखी भी है और सुनामी भी है। तो इस दोनों लेक्चर के माध्यम से हम लोगों ने ज्वालामुखी और भूकंप को डिटेल में समझने का काम किया। तो आपको ये वीडियो जैसा भी लगा, क्लास जैसी भी लगे, कमेंट करना ना भूलें।
और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो विद्यार्थी हमारे एडमिशन की प्रक्रिया में हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, वो अपनी सीट को सुनिश्चित करें, अपना रजिस्ट्रेशन के साथ साथ एडमिशन की प्रक्रिया भी पूरी कर लें। इसी के साथ एक बार फिर आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।